सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी फॉर लाइफ। एंड आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे टर्म 2 का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th एनसीईआरटी टर्म 2 चैप्टर फर्स्ट हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। राइट, ये सबसे पहला चैप्टर है जो टर्म 2 में आने वाला है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी हेल्प हो जाए। तो आज के चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑर्गेनिजम्स आखिर रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। देखिए, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चों को ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सभी को जानना है कि आखिर ये होता कैसे है, और इसमें बिल्कुल भी बुराई नहीं है कि आपको एक्चुअली इसके लिए क्यूरियोसिटी है। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग और दिमाग है हम सबके पास, तो क्यूरियोसिटी होना तो भैया सबसे पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब किसी भी टॉपिक के बारे में क्यूरियोसिटी होने से हमें तो उसको समझने में आसानी हो जाती है। दूसरी बात यह कि बाकी सारे टॉपिक्स के बारे में हम नॉर्मली बात करते हैं या हम लोगों से सुन लेते हैं, हमें पता है खाने के बारे में, डाइजेशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में हम आराम से किसी से भी बात कर लेते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में जनरली खासकर हमारे सोसाइटी में ज़्यादा डिस्कशंस होते नहीं हैं। लेकिन एक्चुअली बात इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और हम सब इससे अलग नहीं रह सकते। रिप्रोडक्शन, सारे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने बेबीज पैदा करते हैं, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, इसलिए इसके बारे में जानना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो इफ़ यू आर क्यूरियस अबाउट इट, दैट्स अ गुड थिंग। और हम इस चैप्टर में एक्चुअली डिस्कस क्या करने वाले हैं, देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में कि रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। और उसमें एक और टॉपिक आता है वेरिएशंस का। वेरिएशंस क्या है, इनके क्या फ़ायदे हैं, क्यों होते हैं वेरिएशंस, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा फिर नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कितने तरह का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। फिर उसमें भी एसेक्सुअल के डिफरेंट मोड्स हैं, बहुत छोटा सा पार्ट है ये लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो हम डिस्कस करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मोड्स क्या हैं और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मोड्स क्या है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 कैटेगरीज में डिवाइड है हमारे सिलेबस में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है, और उसी के साथ साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नॉट ओनली फ्रॉम एक तो सिलेबस का हिस्सा है, वो तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये वैसे भी एक जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। बिकॉज आपकी एज में ऑलरेडी आपके बॉडी में चेंजेस होना शुरू हो गए हैं, योर बॉडी इज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर रिप्रोडक्शन, तो कुछ चेंजेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए, तो आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो ये सारे टॉपिक जो हैं हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियोस पसंद आते हैं तो उसको लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है या कोई भी चीज़ कोई सजेशन है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, बिल्कुल भी उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन से। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, वो है एक अमेजिंग फैक्ट हमारे रिप्रोडक्शन के बारे में। मैं ऐसी कुछ फैक्ट्स लाने की कोशिश करते रहूँगी बीच बीच में, ताकि थोड़ा सा हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे और साथ साथ समझ में भी आए कि कितना अमेजिंग है चीज़ें, हम जो पढ़ रहे हैं वो कितना इंटरेस्टिंग है। तो पहली चीज़ तो जो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी सेल है और जो सबसे छोटी सेल है वो ना हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही रिलेटेड है। द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल्स, ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है। अब देखो, ये पिक्चर देख के आपको समझ आ ही रहा होगा, ये वाला जो सेल है वो सबसे बड़ा सेल है और ये वाला जो सेल है वो सबसे छोटा सेल है। ये सेल कौन सा है? ये है एग सेल, जिसको हम ओवम भी बोलते हैं, इसको हम ओवम भी बोलते हैं। ये है हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेल। अगर मेल और फीमेल को एक साथ देखा जाए, ह्यूमन बीइंग की अगर बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी सेल जो होती है बॉडी की वो होती है एग सेल, जो कि एक फीमेल गैमीट है। फीमेल गैमीट है जो कि रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसी के जस्ट अपोजिट जो मेल गैमीट होता है, ये तो आप शायद आपने देखा होगा, याद आ रहा होगा, ये क्या है? ये है स्पर्म। और स्पर्म क्या होता है? स्पर्म होता है मेल गैमीट। ये है मेल गैमीट, जो कि
अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और ये ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सेल है। अगर इसकी टेल को नहीं देखा जाए, इसका जो मेन बॉडी है, अगर इसका साइज देखा जाए तो ये सबसे छोटा सेल होता है ह्यूमन बॉडी का, है ना। इंटरेस्टिंग। तो चलो, हमें एक ये तो पता चल गया आज की सबसे बड़ा और सबसे छोटा सेल कौन सा होता है। अब चैप्टर शुरू करने से पहले ना एक छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझो और आंसर करने की कोशिश करो। देखो, ये लाइव क्लास नहीं है, मुझे पता है ये लाइव नहीं है, तो आप लोग चैट बॉक्स वैसे नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन यू थिंक अबाउट इट, थिंक फॉर योर आंसर, और फिर देखो कि आपका आंसर सही होता है कि नहीं होता है। और अगर आप चाहें तो चैट बॉक्स में भी अपने आंसर्स लिख सकते हैं बिफोर आई अनाउंस द आंसर हियर। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज फिनोमेना बाय विच ऑर्गेनिजम्स, इनमें से क्या करते हैं ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन में? डू दे इंक्रीज इन नंबर, or they form new tissues or organs, they increase in size or develop from zygotes? What exactly happens in reproduction? What do you understand? देखो, चैप्टर में जाने से पहले ये देखेंगे कि वो हमें थोड़ा बहुत उसके बारे में पता है कि नहीं, है ना। तो सोचो, आपको क्या लगता है रिप्रोडक्शन को अगर मुझे डिस्क्राइब करना हो तो मैं कैसे डिस्क्राइब करूँगी? क्या मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ कि रिप्रोडक्शन के थ्रू नंबर इंक्रीज होता है? क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि वो नए टिश्यूज और ऑर्गन्स बनाता है? या फिर रिप्रोडक्शन में साइज जो है वो बढ़ जाता है? या फिर जाइगोट से जो डेवलपमेंट होती है उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं? और जाइगोट क्या है? जाइगोट वो सेल है जहाँ पे बेबी का जो पहला सेल होता है ना, जब बेबी बन रहा होता है उसका जो फर्स्ट सेल बनता है उसको जाइगोट बोलते हैं। तो इनमें से किसको हम रिप्रोडक्शन बोलेंगे? एंड द आंसर इज फर्स्ट वन, इंक्रीज इन नंबर। देखो, रिप्रोडक्शन को अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो रिप्रोडक्शन का जो मेन जो पर्पस है ना, वो है स्पीशीज के नंबर को इंक्रीज करना, उसके नंबर्स को बढ़ाना। बाकी जो जितनी भी चीजें हैं ये बेसिकली बात कर रही हैं ग्रोथ के बारे में, ये रिप्रोडक्शन नहीं है। ये सब बात कर रहे हैं ग्रोथ के बारे में। जब रिप्रोडक्शन होता है तो ये जाइगोट बनती है एक सेल, और वो सेल फिर डिवाइड होकर डिफरेंट ऑर्गन, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम्स, ये सब चीज़ें बनाते हैं। लेकिन वो ग्रोथ है, वो रिप्रोडक्शन नहीं है। मैं उसको रिप्रोडक्शन नहीं कह सकती, मैं उसको कह सकती हूँ ग्रोथ। और जो साइज इंक्रीज होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो भी उसी की वजह से होता है, ग्रोथ की वजह से होता है। तो रिप्रोडक्शन को अगर डिस्क्राइब करना है तो जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा, इट इज अ फिनोमेना बाय विच ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज इन नंबर। ओके, तो एक चीज ये भी क्लियर हो गई अभी कि रिप्रोडक्शन को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है? व्हाट एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन इज? तो देखो, रिप्रोडक्शन बहुत ही सिंपल है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं। एक प्लांट से दूसरे प्लांट को बनते हुए हम देखते हैं अपनी आंखों के सामने। हम सीड को जैसी पॉट में डालते हैं या जमीन में डालते हैं, उसको अप्रोप्रिएट कंडीशन देते हैं, वो नया प्लांट बना देता है। वही रिप्रोडक्शन है। एक डॉग के आपने पपीज को देखा होगा, वो पपीज का बनना रिप्रोडक्शन है। ह्यूमन अपने बेबीज को पैदा करते हैं, वो भी रिप्रोडक्शन है। बहुत ही सिंपल प्रोसेसेस हैं। बस सिर्फ इतना है कि जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हमें वहाँ पे पढ़नी होती है और उनकी डेफिनेशन को समझना होता है। इसलिए थोड़ा सा हमें लगता है कि ये बहुत कुछ डिफिकल्ट चीज़ है, बट नथिंग इज डिफिकल्ट, एवरीथिंग इज वेरी इजी। हमें बस सही तरीके से उन चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं रिप्रोडक्शन का मतलब क्या। अब इसकी जो डेफिनेशन है ना, वो इसके इस वर्ड में ही छुपी हुई है। देखो, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, री एंड प्रोडक्शन, है ना। और री का मतलब क्या होता है? जहां पर भी आप री वर्ड देखो, रीअब्जॉर्प्शन, रिक्रिएशन, दोबारा से कोई चीज को करना। री वर्ड का मतलब होता है अगेन, या रिपीट वर्ड से इसको याद रख सकते हो आप कि रिपीट कोई चीज हो रही है तो वहां पे हम री वर्ड यूज करते हैं। और प्रोडक्शन का मतलब तो हम सबको ही पता है, प्रोडक्शन मतलब किसी चीज को पैदा करना, किसी चीज को प्रोड्यूस करना, पैदा करना, ठीक। तो कोई भी चीज अगर दोबारा से प्रोड्यूस हो रही है, दोबारा से पैदा हो रही है, तो उसी को हम रिप्रोडक्शन बोलेंगे। अब दोबारा से पैदा हो रही है का मतलब क्या हुआ? भाई मैं तो एक ही बार पैदा हुई हूँ, आप भी बोलोगे हम तो एक ही बार पैदा हुए, बार बार थोड़ी पैदा हो रहे हैं कि मैं ही बार बार पैदा होती जा रही हूँ। ऐसा तो नहीं है, मैं तो एक ही बार पैदा हो रही हूँ, ऐसा नहीं है। हम बात नहीं कर रहे सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एक टाइप के ऑर्गेनिज्म की। एक टाइप का ऑर्गेनिज्म बार बार प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसको कैसे समझेंगे? देखो, सपोज ये एक मैंगो ट्री है फॉर एग्जाम्पल,
ठीक। एक मैंगो ट्री क्या करता है, एक मैंगो ट्री उसमें एक मैंगो होगा, यहाँ पे फ्रूट जब आएगा मैंगो का, उसके अंदर एक सीड होगा। ये सीड को अगर मैं ज़मीन में डाल दूँ तो ये फिर से, मैंने सीड को ज़मीन में डाल दिया फॉर एग्जांपल, जब इसको अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलेंगी तो ये धीरे धीरे से एक और मैंगो ट्री बना देगा, है ना। तो हुआ क्या, ये जो एक प्लांट था इसने दोबारा से एक और मैंगो प्लांट बना दिया, एक और मैंगो ट्री बना दिया। बनाया तो मैंगो ट्री ना है, तो थोड़ा बहुत अलग हो सकता है उससे वो, लेकिन बना मैंगो ट्री, मतलब सेम स्पीशीज या सेम ऑर्गेनिज्म दोबारा से बना। अब इसमें भी दोबारा जब ये प्लांट बड़ा हो जाएगा, इसमें भी दोबारा से सीड आएंगे और ये भी जब जमीन में जाएगा ये एक और मैंगो ट्री बना देगा, है ना। और ये कितने सालों से होता जा रहा है। ये जो मैंगो ट्रीज या जो भी ट्रीज अपने आसपास आप देख रहे हो, इनके पेरेंट्स और उनके भी पेरेंट्स और उनके भी पेरेंट्स और उनके भी पेरेंट्स कई साल पहले से ये सब करते आ रहे हैं। तो क्योंकि ये प्रोसेस बार बार हो रही है और ऑर्गेनिजम्स बार बार प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, दोबारा से प्रोड्यूस करना। सिंपल, अब समझ में आ गया। ओके, अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, वो भी बहुत ही आसान है। ये एक डेफिनेशन है इसके। देखो, कोई भी प्रोसेस के ना आपको अलग अलग डेफिनेशंस मिल सकते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, उनको बस जो आपको समझ में आता है, जो आपको इजी लगता है, आप वो यूज़ कर सकते हो। कि एक तो ये है कि सोर्स अच्छा होना चाहिए, तो वो करेक्ट डेफिनेशन होनी चाहिए। दूसरा, आपको जो भी समझ में आती है, जो आपको और रेलेवेंट होना चाहिए, और कोशिश करिए कि अपने सिलेबस की ही डेफिनेशंस को यूज़ करिए। तो कैसे हम इसकी जो डेफिनेशन है उसको समझते हैं। देखो, प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन, ये मैंगो से नया मैंगो प्लांट बना, वो इसकी नई जनरेशन है। तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, मैंगो प्लांट हो सकता है, डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, ह्यूमन बीइंग हो सकता है, एक अमीबा हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी इंडिविजुअल, उसके नई जनरेशन का प्रोडक्शन ऑफ द सेम स्पीशीज। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेम ही स्पीशीज का होता है। सेम स्पीशीज याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक स्पीशीज ही बिल्कुल सेम तरह की स्पीशीज बनाती है। मतलब क्या, ह्यूमन स्पीशीज को ही बनाएगी। ह्यूमन स्पीशीज कभी भी किसी दूसरी स्पीशीज के साथ, या जैसे डॉग, एलिफेंट या लॉयन के साथ मिलके बेबीज पैदा नहीं कर सकते। ह्यूमन बीइंग्स ही बनाते हैं, डॉग्स को ही जन्म देंगे, कोई नया ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं होता उनसे। तो सेम स्पीशीज का ही इंडिविजुअल पैदा होगा। मतलब मैंगो के सीड से ना गुआवा का प्लांट नहीं पैदा होगा, मैंगो के सीड से मैंगो का ही प्लांट पैदा होगा। ठीक, इसलिए यहाँ पे एक वर्ड यूज है, सेम स्पीशीज, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ दैट आर फिजिकली इंडिपेंडेंट ऑफ देयर पेरेंट्स। तो इसको अगर हम अब सिंपल शब्दों में समझें तो क्या है कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, कोई भी स्पीशीज अपने जैसी सेम स्पीशीज को पैदा करती है, जो कि पेरेंट पे डिपेंडेंट नहीं होती बल्कि उससे इंडिपेंडेंट होती है, तो हम उसको बोलेंगे रिप्रोडक्शन। सिंपल। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिप्रोडक्शन के बारे में, कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक तो नंबर इंक्रीज करता है इंडिविजुअल का, साथ ही साथ वो एक जैसे भी दिखते हैं। मतलब मैंगो का प्लांट मैंगो जैसा ही दिखेगा। अगर वो एक बेबी प्लांट है तो भी आप उसको देखकर बता सकते हो कि ये मैंगो का प्लांट है। एक ह्यूमन बेबी को देखकर आप बोल सकते हो ये ह्यूमन बेबी है। उसको जब वो बेबी होता है तो ऐसा नहीं कि वो डॉग जैसा दिख रहा है, वो दिखता इंसान जैसा ही है। ये जो एक जैसा दिखने का कैरेक्टर है, एक जैसा दिखना, वो कैसे होता है, वो आखिर होता कैसे है? मैंगो का जो प्लांट है उसमें ऐसा कुछ तो हुआ ना कि उसकी वजह से वो अपने पेरेंट जैसा ही दिख रहा है। और सेम चीज़ ह्यूमन बींग्स में भी कुछ तो ऐसा हुआ है कि वो बिल्कुल ह्यूमन बींग जैसे ही दिख रहे हैं। कुछ तो उसके अंदर अपने पेरेंट से ट्रांसफर हुआ जो उसको उसके पेरेंट जैसा बना देता है। वो क्या होता है, चलो उसको थोड़ा समझते हैं। सपोज आप अपना एक घर बना रहे हो। अब मैं एक सिंपल सा घर ड्रॉ करती हूँ। देखो, बेसिक डायग्राम, बेसिक वाला घर। इसके लिए तो शायद हमें उसकी डिज़ाइन की ज़रूरत भी ना पड़े, लेकिन इसी से काम चला लो, आइडिया समझ में आ जाएगा तुम्हें मैं क्या कह रही हूँ। सो बेसिकली अगर हम सपोज अपना घर बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई ऑफिस बना रहे हैं, कोई भी स्कूल की बिल्डिंग बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो बेसिकली हमें क्या चाहिए उसको बनाने के लिए? सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसका बनाते हैं एक डिज़ाइन। हम उस बिल्डिंग को बनाने के लिए उसका एक डिज़ाइन बनाते हैं।
इस डिज़ाइन को हम क्या कहते हैं? इस डिज़ाइन को हम कहते हैं ब्लूप्रिंट। ये वर्ड आपने सुना होगा, ब्लूप्रिंट। मतलब कोई भी जो चीज़ हम बनाने वाले हैं उसका पहले हम एक डिज़ाइन बना लेते हैं कि भैया ऐसे ऐसे कमरे, इतने कमरे चाहिए, इतने बड़े चाहिए, ये बेडरूम के बगल में लॉबी होना चाहिए, हॉल के अटैच होना चाहिए, किचन मॉडर्न किचन होगा कैसा, ये सारी हम प्लानिंग कर लेते हैं ब्लूप्रिंट में, ठीक। और फिर अब हम वो ब्लूप्रिंट किसी को भी दे दें, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे वो बिल्कुल सेम टू सेम बना देगा। वो बिल्डिंग ऐसे ही बनती है। अब आप अपनी बॉडी को देखिए, कितने सारे पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, कितने सारे ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में। स्टमक है, हार्ट है, लंग्स हैं, इंटेस्टाइन्स है, लिवर है, किडनी है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है, हैंड्स, लेग्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ये डिज़ाइन भी तो कहीं ना कहीं से आया। ये डिज़ाइन कहाँ से आया? ये डिज़ाइन आया पेरेंट से। अब पेरेंट की बॉडी में से कुछ ऐसा बच्चों में ट्रांसफ़र हुआ कि डिज़ाइन सेम, वो सेम बॉडी बनी। वो क्या ट्रांसफ़र हुआ? वो हुआ डिज़ाइन, और उसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। अब वो ब्लूप्रिंट क्या होता है? ये आपने पहले भी सुना हुआ, ये वर्ड आप जानते हैं। इसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी मटीरियल। कुछ याद आया? हेरिडिटरी मटीरियल, दैट इज DNA। यस, द ब्लूप्रिंट ऑफ एनी इंडिविजुअल इज द DNA ऑफ दैट इंडिविजुअल। ओके, ये जो DNA है ये ही किसी भी बॉडी का ब्लूप्रिंट है। मतलब डॉग के पास अपना एक अलग तरह का DNA है जो वो अपने बेबीज को पास ऑन करता है, और उसके बेबीज डॉग जैसे दिखते हैं। ह्यूमन बींग्स के पास अपना एक DNA है जो वो अपने बेबीज को पास ऑन करता है, और फिर वो ह्यूमन बींग जैसे दिखते हैं। इसीलिए उनकी बॉडी में हाथ है, पैर है, सर है, आंखें, ऐसे फेस ऐसा होता है। और डॉग्स का फेस अलग दिखता है, उनके हाथ पैर की बनावट अलग होती है, क्योंकि उनका DNA हमारे DNA से अलग है। इसीलिए जो कोई एक स्पीशीज जब अपने आप अपने बेबीज को पैदा करती है तो वो बेबीज जो हैं वो उसी स्पीशीज के जैसे दिखते हैं, ठीक है। ये हुआ किसकी वजह से? ब्लूप्रिंट, DNA की वजह से। अब एक छोटा सा इसको एक और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि DNA आखिर ऐसा कैसे कर पाता है कि एक जैसे ही हम दिख रहे हैं, और थोड़े मतलब डिफरेंसेस हैं क्या सारे इंडिविजुअल्स के DNA में? DNA कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन सारे ऑर्गेनिजम्स का DNA थोड़ा थोड़ा अलग होगा। अगर और डिटेल में जाएंगे तो सारे ह्यूमन बींग्स का DNA भी अलग होगा, लेकिन वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन दो स्पीशीज की अगर हम बात करें, उनके DNA में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। वो डिफरेंसेस क्या है? अब देखो, जब DNA का थोड़ा जो बनावट है वो अलग होगी, DNA भी छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होता है, और वो पार्ट्स अगर थोड़े बहुत आगे पीछे हो या थोड़े बहुत चेंजेस हो उनमें, तो उस DNA का जो काम करने का तरीका है वो चेंज हो जाता है। अब ये DNA काम कैसे करता है? DNA के छोटे छोटे सेगमेंट्स को, जो कि कोई एक तरह की प्रोटीन बना सकते हैं, उसको हम बोलते हैं जीन्स। ये वर्ड भी आप सुन चुके हैं। स्मॉल पार्ट ऑफ DNA दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन कैरेक्टरिस्टिक। वन पार्ट ऑफ DNA, स्मॉल पार्ट, ये DNA का एक छोटा सा हिस्सा होता है। इसमें इस एक DNA के अंदर बहुत सारी जीन्स होती हैं। इसका मतलब बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या? जो भी आपके बॉडी में दिख रहा है, आंखों का कलर, स्किन का कलर, फेस के फीचर्स, आंखें इस शेप की होंगी, साइज की होंगी, नोज ऐसी होगी, लिप्स ऐसे होंगे, आपकी हाइट इतनी होगी, बाल ऐसे होंगे, ये सारी चीज़ें आपके कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो सारे के सारे इन DNA के अंदर स्टोर है। उसके कोड्स इस DNA के अंदर स्टोर है। देखो कितना छोटा सा एक चीज़ है जो दिखती भी नहीं है, और उसके अंदर कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है। इसीलिए बायोलॉजी बहुत ही अमेजिंग है ना। तो एक छोटे से पार्ट के अंदर, एक DNA के अंदर और भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो कि एक एक कैरेक्टर्स को बना रहे हैं। वो कैसे बनाते हैं? ये जो एक जीन है, ये एक प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एक तरह की खास तरह की प्रोटीन बनेगी जो कि आपके उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। जैसे हम सबके स्किन जो है, कलर अलग हो सकता है, लेकिन इंसान की स्किन इंसान जैसी ही होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो एक प्रोटीन है एक खास तरह का हमारे बॉडी में। जबकि दूसरे एनिमल्स की जो स्किन है वो हमारे स्किन से काफ़ी अलग होती है, क्योंकि उनके पास जो जीन है वो हमारे जीन से थोड़ा अलग है। इसीलिए जब DNA अलग हो जाते हैं तो उन ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग हो जाते हैं। ओके, तो अभी हमें क्या समझ में आया? हमें समझ में आया कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं,
क्यों एक जैसे दिखते हैं, अपनी सेम स्पीशीज के जैसे क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो डीएनए से बन रहे हैं, जो कि ब्लूप्रिंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के फॉर्मेशन के लिए, और वो ब्लूप्रिंट खास तरह की प्रोटीन्स बनाता है, जो प्रोटीन्स कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और इसीलिए सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से अलग दिखते हैं, क्योंकि उनका डीएनए एक दूसरे से अलग है। ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एक और क्वेश्चन। अब देखो, हम ये समझ गए कि ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो एक जैसे दिखते हैं। इंसान का बेबी इंसान ही होगा, उसके 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें, सारा ऐसा ही होगा। अगर इन केस आप में से कोई ऐसा अलग सा नहीं दिखता हो, आई होप यू ऑल लुक लाइक ह्यूमन बींग्स ओनली। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं देखो, बट मोस्टली ऐसा होता नहीं है। मोस्टली हम सब जो इंसानों जैसे ही दिखते हैं। लेकिन क्या सारे ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिकल होते हैं? अभी हमने पीछे एक वर्ड पढ़ा, लुक अलाइक, सिमिलर दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं। अब एक और वर्ड है आइडेंटिकल। क्या हम आइडेंटिकल हैं? आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सेम टू सेम। सो क्या हम बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के, या हम अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं? आंसर इज नो, वी आर नॉट। आप देख सकते हो, आप अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट सेम कॉपी नहीं हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो काफ़ी ज़्यादा अपने पेरेंट जैसे दिखते हैं, तो बोल सकते हैं कि हाँ काफ़ी सिमिलर है, बट एग्जैक्ट सेम कॉपी नहीं होते हैं, कुछ चेंजेस उसमें होते हैं। अब भाई देखो, अभी हमने कहा कि एक डीएनए है जो कि पेरेंट से बच्चों में जाता है, फिर वो डीएनए सेम प्रोटीन फॉर्म कर रहा है, तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, वो एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। भाई ऐसा क्यों? अब ये नई जो हम बात कर रहे हैं ये हम क्यों कर रहे हैं? तो चलो ये भी समझ लेते हैं। चलो उसके रीजंस की तरफ अब बढ़ते हैं कि रीज़न क्या है इन डिफरेंट फीचर्स का, और इसको हम बोलते क्या हैं? ये जो हम आइडेंटिकल नहीं दिखते और जो हम अलग अलग दिखते हैं, इसको हम बोलते हैं वेरिएशन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेरिएशन। अब ये वेरिएशंस आते क्यों हैं, उसके रीज़न क्या है? उसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न है डीएनए रेप्लिकेशन, दूसरा रीज़न फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, नए वर्ड्स होंगे, शायद आपने इसके बारे में पहले नहीं सुना हो, इट्स ओके, इट्स वेरी सिंपल। बस सुनते जाओ चीज़ों को, चाहो तो वीडियो को दोबारा देखो, रिपीट करो और सब समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आराम से बस तसल्ली से सुनते जाओ, नथिंग इज़ डिफिकल्ट। अब देखो, रेप्लिकेशन के लिए मैं एक और वर्ड देती हूँ तो ईजी हो जाएगा समझने के लिए। इसको हम एक और वर्ड हम इसके लिए यूज़ करते हैं, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब डुप्लीकेट करना। डुप्लीकेट करना मतलब एक और कॉपी बनाना। मतलब डीएनए जो है ना अपने जैसी कॉपीज बनाता है। क्यों बनाता है, कब बनाता है, अभी आते हैं उसके ऊपर। दूसरा है फ्यूजन ऑफ गैमीट। 2 पेरेंट जहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, ये सब में नहीं होता, हम पढ़ेंगे आगे एसेक्सुअल सेक्सुअल, लेकिन सेक्सुअल में 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। और वहाँ पर क्या होता है, एक फादर से गैमीट आ रहा है, एक मदर से गैमीट आ रहा है, और दोनों फ्यूज हो जाते हैं और फिर एक बेबी की बॉडी बनती है। तो उस फ्यूजन ऑफ गैमीट में क्या हो रहा है, 2 अलग अलग बॉडी से क्योंकि डीएनए आ रहा है, तो उसकी वजह से भी जो डीएनए है वो एग्जैक्ट सेम, ना ही मम्मी की तरह है ना ही पापा की तरह है, वो दोनों का मिक्स हो गया, इसलिए कुछ नया डीएनए बन गया। अब इन दोनों को साथ में समझो। देखो सपोज 2 पेरेंट हैं, उनको थोड़ा सा पहले अपने थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। सपोज ये फादर है और ये है मदर, ठीक। अब होता क्या है, हमें पता है कि मेल और फीमेल गैमेट, हमने अभी सबसे पहले वही डिस्कस किया, लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, याद है? लार्जेस्ट सेल एक्स सेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीट, फीमेल गैमीट, और मेल गैमीट क्या है, स्पर्म, स्मॉलेस्ट सेल। ये इन दोनों के बॉडी में बन रहा है, ठीक। लेकिन जब इन दोनों सेल्स की फॉर्मेशन होती है, वो होती है एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिवीजन के थ्रू। आई होप आप लोगों को याद होगा, 9th में आप लोग पढ़ चुके हो, वो होता है मियोसिस सेल डिवीजन। एक सेल डिवाइड होता है और 4 सेल बनते हैं उससे, और उसको हम बोलते हैं मियोसिस सेल डिवीजन, और जो क्रोमोसोम नंबर है वो भी हाफ हो जाता है। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि जब ये एक जो सेल है ना, इसने 4 सेल को बनाया, सेम फीमेल बॉडी में होगा, सेम मेल बॉडी में होगा, जब भी ये गैमीट फॉर्मेशन होगी तो मियोसिस सेल डिवीजन होता है। अब हो क्या रहा है, देखो एक सेल से 4 सेल बने, इस एक सेल के पास अपना एक डीएनए था, लेकिन इसको 4 सेल बनानी है तो इसको 4 डीएनए की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सेल्स के पास अपना अपना डीएनए होता है।
तो मतलब ये क्या करेगा, ये जो डीएनए है ये डुप्लीकेट करेगा या कह लो कि रेप्लिकेट करेगा और अपने जैसी 4 कॉपीज बनाएगा। ठीक है, अब डीएनए 4 कॉपीज बनाएगा और एक एक कॉपी इन चारों सेल के पास चली जाएंगी। सबके पास अपना अपना डीएनए आ जाएगा। ठीक है, सबके पास अपना अपना डीएनए आ गया। अब होता क्या है कि जब ये डीएनए कॉपी बना रहा होता है, उस टाइम कॉपी बनाते हुए टाइम थोड़ा सा गड़बड़ी, थोड़ा सा लोचा, थोड़ा घोटाला, थोड़ा सा एरर, मिस्टेक्स हो जाती हैं। सपोज आपको बहुत अच्छी चाय बनानी आती है, ठीक है, और आप बहुत सालों से चाय बना रहे हो, आपकी मदर है फॉर एग्जांपल या आपके फादर है, कई सालों से चाय बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या हर दिन एक जैसी चाय बनती है? सेम उनको पता है कि चाय ऐसे बनेगी, ये डालना है, ऐसे डालना है, इतना डालना है, फिर भी चाय का टेस्ट हमेशा थोड़ा 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 अलग हो जाता है। सेम डीएनए अपनी कॉपीज ना कई सालों से कर रहा है, उसको पता है कैसे कॉपी करनी है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मिस्टेक, थोड़ी सी गड़बड़ी कॉपी के टाइम पे हो जाती है, डुप्लीकेशन के टाइम पे हो जाती है। और इसका मतलब कि इन जो 4 सेल्स में डीएनए गया, अब वो इस पेरेंट के सेल के डीएनए से थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब एक एरर जो हुआ वो हुआ डीएनए रेप्लिकेशन में। अब सपोज ये स्पर्म सेल था, इसमें जो डीएनए आया पेरेंट से, फादर से, वो थोड़ा सा पेरेंट के डीएनए से हल्का फुल्का अलग होगा। कभी कभी ज़्यादा भी डिफरेंसेस हो जाते हैं, डिपेंड्स, बट यूजुअली बहुत कम मिस्टेक्स होती हैं। सेम जब फीमेल एग सेल बनेगी, उसमें भी मियोसिस सेल डिवीजन होगा, डीएनए के रेप्लिकेशन के टाइम पे एरर्स हो जाएंगे और डीएनए जो है थोड़ा सा एग सेल में अलग हो जाएगा। पहला रीजन। अब इसके बाद क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज हो जाते हैं और एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। क्या हुआ यहाँ पर, ये हुआ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, और ये क्या हुआ था यहाँ पर, ये हुआ था रेप्लिकेशन। तो ये जब फ्यूजन ऑफ गैमीट हो रहा है तो उस टाइम क्या है, अब देखो फादर का डीएनए आया इस स्पर्म में, जो कि बिल्कुल फादर के डीएनए जैसा है भी नहीं, थोड़ा सा अलग है। मेल का डीएनए आया एग सेल में, जो कि थोड़ा सा मदर के डीएनए से थोड़ा सा अलग है। अब ये दोनों भी मिक्स हो गए और इन दोनों ने बनाया एक सेल जाइगोट। इन दोनों के डीएनए वहां पर आके मर्ज हो गए, दोनों के डीएनए का फ्यूजन हो गया। अब ये जाइगोट जब डिवाइड होगा और बॉडी बनाएगा बेबी की, जब बेबीज बनेंगे इससे, तो वो ऑब्वियसली अब पेरेंट के डीएनए से अलग होंगे, क्योंकि वहां पर दो गड़बड़ी हो गई। पहला तो पेरेंट्स का डीएनए कॉपी करते वक्त मिस्टेक्स हो गए, दूसरा जब फ्यूजन हुआ तो दोनों की मिक्सिंग हो गई। तो अब इसके पास जो डीएनए, बॉय हो या गर्ल हो, दोनों में से कोई भी हो, दोनों के डीएनए में जो डीएनए आया बेबी के अंदर वो बिल्कुल सेम नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं कि इसकी वजह से ही जो बच्चा है वो माँ बाप के आइडेंटिकल नहीं हो पाता, तो उनमें कई सारे चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, अब ये हर बार होगा जब कोई दूसरा, सपोज सेकंड चाइल्ड जब होगा तब भी ऐसा होगा, 3 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, 8 बच्चे हों, 10 बच्चे हों, हर बार ये प्रोसेस होगी, हर बार सेम प्रोसेस होगी और वेरिएशंस आते रहेंगे। इसको हम बोलते हैं वेरिएशन। नाउ द चाइल्ड हैज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट, कुछ फीचर्स अलग होंगे, उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। ओके, तो ये समझ में आ गया अभी हमें कि एक जैसे क्यों नहीं दिखते। देखिए, ये समझना ज़रूरी है। देखो, जब भी हम कोई चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कोई भी नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, उसकी फाउंडेशन को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बाद में जब हम थोड़ा एडवांस चीज़ें बात कर रहे होते हैं ना, तो फिर चीज़ें बहुत ब्लर हो जाती है। खाली याद करके एग्ज़ाम में लिख लेना ठीक है, मार्क्स शायद मिल भी जाए, अच्छे मार्क्स फिर उन बच्चों को फिर भी नहीं मिलते, सिर्फ याद करके लिख लिया, समझ कुछ नहीं आया, आंसर गलत हो जाते हैं। फिर आप बोलते हो कि इतना पढ़ाई करते हैं, इतना घंटे हम लोग रट रहे हैं, चीज़ें याद नहीं हो रही या आंसर गलत हो जा रहे हैं, क्योंकि समझ नहीं रहे हो, इसलिए फिर क्वेश्चन भी समझ नहीं आते। तो इसलिए कोई भी जब चैप्टर शुरू करते हैं उसका बेस समझना बहुत ज़रूरी है। ये है आपका बेस, इसको समझना ज़रूरी है। तभी आप जब रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, सेक्सुअल एसेक्सुअल, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आपको वो बहुत ही आसान हो जाता है समझना। ठीक है, तो आराम से, तसल्ली से, ध्यान से पढ़ो और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। देखिए, जो वेरिएशन हो रहे हैं ना, एक्चुअली ये इम्पॉर्टेंट है या क्या है, एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है ये इनका होना या नहीं है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इसका कोई फ़ायदा है। देखो, हम बोलते हैं कि ह्यूमन स्पीशीज़ जो है मोस्ट इवॉल्व्ड स्पीशीज़ है, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड स्पीशीज़ है अर्थ पे।
अब ऐसी इवॉल्व स्पीशीज़ और उसकी डीएनए के कॉपी में इतने मिस्टेक्स हो रही हैं, फिर फ्यूजन हो रहा है, उनके बच्चे माँ बाप के जैसे ही नहीं दिख रहे, अलग हो जा रहे हैं, क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड है? ईजी होना चाहिए ना कि हम जब चाहें अपने जैसे कॉपीज़ बना लें। क्या इसका कोई फ़ायदा है कि नहीं? ऑब्वियसली इसका फ़ायदा है, इसीलिए ऐसा होता है। सबसे पहली चीज़ तो यार एक सिंपल सा फ़ायदा आपको समझ में आएगा। अगर हम सारे एक जैसे दिखते तो क्या होता, हम सारे एक जैसे दिखते तो हम एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाते। या तो हमें यहाँ पे अपना नाम लिखना पड़ता या कहीं पे बोर्ड लगा के घूमना पड़ता कि भैया मैं इस फैमिली से हूँ, ताकि लोग आपको पहचान पाए। वरना हम सारे एक जैसे दिख रहे होते ना, सारे ह्यूमन बींग्स एक जैसे। तो पहली बात तो वो वैसे ही अच्छा नहीं है, पहला तो यही फ़ायदा। दूसरा, उसके बहुत सारे और सारे साइंटिफिक बेनिफिट्स भी हैं। वो क्या? वेरिएशन की वजह से नए कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट होता है इंडिविजुअल में। जैसे कि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स से थोड़े अलग हैं, तो उससे क्या होगा कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें नए कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट हो गया, इसीलिए वो अलग दिख रहे हैं, है ना, क्योंकि डीएनए थोड़ा सा चेंज हो गया। अब इसका क्या फ़ायदा? नए कैरेक्टरिस्टिक्स बनने का फ़ायदा क्या? एक तो वैरायटी आ गई, उसके अलावा इसके और भी बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। पहला है, इट हेल्प्स अडेप्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस। अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है तो अडेप्ट करने के लिए ये हेल्प करता है। अडेप्ट को हम समझ सकते हैं कि सर्वाइव करने के लिए। अब ये कैसे होता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बैक्टीरिया है जिसको हम बोलते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। थर्मो वर्ड जो है ना वो टेम्परेचर के लिए होता है, ठीक। तो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया मतलब जो कि हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं। मेजरली मोस्टली इट इज़ लाइक मोर देन 40 to 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक। सारे बैक्टीरियाज नहीं कर सकते, इसलिए इनको अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो एक इनकी स्टोरी समझते हैं आखिर ये कैसे बने, ठीक है। तो हुआ क्या, सपोज एक पॉन्ड है, वहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया हर जगह पे मिलते हैं। ये कलर शायद नहीं दिखेगा, दूसरा कलर यूज़ करते हैं। एक पॉन्ड है जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया। देखो बैक्टीरिया हमें आंखों से दिखेंगे नहीं, लेकिन हमें समझ में आए, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा बड़ा ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो सपोज एक बॉन्ड था, उसके अंदर बैक्टीरियाज थे। अब धीरे धीरे एनवायरनमेंट में चेंजेस आ गए। ऐसे समझो कि पहले अर्थ बहुत गर्म थी, फिर धीरे धीरे वो ठंडी हुई, फिर आइस एज आ गया और फिर नॉर्मल आ गया। तो एनवायरमेंटल चेंजेस होते जा रहे हैं अर्थ में बार बार। तो समझो कि एक पॉन्ड था जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ठंडा था। वहाँ पे एक टाइप के बैक्टीरियाज थे, वो सर्वाइव कर रहे थे, वो वहाँ पे रह रहे थे। अब उनमें धीरे धीरे डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से, जब बैक्टीरिया भी डिवाइड होता है तो डीएनए की कॉपी बनती है, तभी वो दूसरे बैक्टीरिया में जाती है। तो उस टाइम पे उसमें चेंजेस की वजह से उन बैक्टीरियाज में भी थोड़े थोड़े वेरिएशंस आते रहे। और क्या हुआ कि कुछ अलग तरह के बैक्टीरियाज बन गए, जो कि थोड़ा जिनके डीएनए में अच्छा खासा चेंज हो गया, राइट। अब हुआ क्या, धीरे धीरे एनवायरनमेंट चेंज हो गया। एनवायरनमेंट चेंज हो गया मतलब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा और पॉन्ड का टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। और एक टाइम ऐसा आया कि कुछ ये जो बैक्टीरियाज थे, जो पुराने बैक्टीरिया, पेरेंट बैक्टीरियाज थे, ये सर्वाइव नहीं कर पाए उस हाई टेम्परेचर में। लेकिन जो नए तरह का बैक्टीरिया बना था, जिसमें डीएनए थोड़ा सा अलग हो गया था, इसमें एक ऐसा फीचर आ गया कि ये उस हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर पाया। तो अब क्या होगा, उस एनवायरनमेंट चेंज की वजह से ये वाले जो बैक्टीरियाज थे, जो कि जिनमें नए वेरिएशंस नहीं आए थे, ये सारे के सारे मर जाएंगे। और जो ऑर्गेनिज्म, नए बैक्टीरियाज जो बने थे, जो कि थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज थे, जिनके डीएनए में थोड़े अच्छे चेंजेस आ गए और वो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाए, क्योंकि उनका डीएनए अलग है, उनके अंदर अलग तरह के प्रोटीन्स बन रहे हैं, इसलिए वो हाई टेम्परेचर को सर्वाइव कर रहे हैं। और अब वो सर्वाइव कर पाएंगे और इसकी वजह से ये अडेप्ट कर पा रहे हैं नए एनवायरनमेंट में, और इसकी वजह से ये सर्वाइव कर पा रहे हैं नए एनवायरनमेंट में। देखो कितना बड़ा एडवांटेज है। अब अर्थ का जो एनवायरनमेंट है ना, वो चेंज होता रहता है, कई सालों में, कई लाखों सालों में चेंज होता रहता है। कई बार ये चेंजेस सडन भी होते हैं और कई बार ग्रेजुअल भी होते हैं। हमें एक जनरेशन में या 2 जनरेशन में नहीं दिखेंगे, हमें धीरे धीरे दिखते हैं। वो हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। दैट इज another benefit of significance or benefit of variation also, that it leads to evolution. अब हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग जो है ना, वो एवोल्यूशन के ही मदद से बना है। देखो पहले हम सब क्या थे, हम सब मंकीज जैसे दिखते थे, एप्स जैसे दिखते थे, और धीरे धीरे एवोल्यूशन की वजह से इंसान, दिस इज मॉडर्न ह्यूमन बीइंग। ऐसे मॉडर्न तो थोड़ा सा मतलब बेटर शायद हो रहा है, और धीरे धीरे और चेंजेस अभी आ रहे हैं। बट ये जो फिजिकल जो
स्ट्रक्चर है वो ऐसा है मॉडर्न ह्यूमन बीइंग का। और ये क्यों हुआ? क्योंकि एवोल्यूशन हुआ। अब ये एवोल्यूशन कैसे हो रहा है? देखो, इस एप में और इस ह्यूमन बीइंग में कितने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये एकदम से नहीं हुआ। कैसे हुआ? ये एप में थोड़े वेरिएशन आए और इसके बेबीज थोड़े इस तरह के दिखने लगे। कई जनरेशन में होता है ये, एक जनरेशन में नहीं। फिर इसके जो बेबीज हुए उनमें कुछ लोगों में, कुछ बेबीज में वेरिएशन आए और वो ऐसे दिखने लगे। फिर उसके बेबीज कुछ ऐसे दिखने लगे, फिर कुछ ऐसे दिखने लगे, कुछ ऐसे दिखने लगे, और अल्टीमेटली ये मॉडर्न ह्यूमन बीइंग बन गया। और धीरे धीरे अभी भी ह्यूमन बॉडीज में चेंजेस आ रहे हैं। कई सारी चीज़ें होंगी इंटरनली जो हमें अभी नहीं दिख रही है, लेकिन कई सालों के बाद, कई लाखों सालों के बाद एक नई टाइप का ह्यूमन बीइंग बन सकता है, नई स्पीशीज बन सकती है। शायद अब इंसान उड़ने लगे या कुछ भी ऐसा, मतलब कुछ भी हो जाए, यू कैन इमेजिन एनीथिंग, है ना। उस नए एनवायरनमेंट के चेंज में फिर वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे अगर उनके पास कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक आ गए जो उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर पाए, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वेरिएशन का होना ज़रूरी है, क्योंकि वो नए एनवायरनमेंट में एक तो सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है, दूसरा ये एवोल्यूशन को भी लीड करता है, जिससे एक बेटर टाइप का ऑर्गेनिज्म भी डेवलप होता है। जाहिर सी बात है कि एप से बेटर है जो ह्यूमन बीइंग, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है, वो उससे बेटर है कई सारे फीचर्स को अगर देखोगे तो। इस वेरिएशन का बहुत ही सिग्निफिकेंस है जो कि हमने समझा। आज हमने पूरे वीडियो में क्या पढ़ा? हमने देखा सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके बाद हमने समझा कि वेरिएशंस क्या हैं, क्यों वेरिएशंस आते हैं, ऑर्गेनिज्म सिमिलर दिखते हैं लेकिन आइडेंटिकल क्यों नहीं दिखते, और फिर हमने देखा कि इन वेरिएशन के सिग्निफिकेंस क्या है। अब ये टॉपिक का जो नेक्स्ट पार्ट है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अपने कोई भी आपको अपने कमेंट शेयर करने हैं, कोई भी सजेशन आप देना चाहते हो या कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।